रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या है? कंपैरिजन करता है, डेटा का कंपैरिजन करेगा, एक्सप्रेशन का कंपैरिजन करेगा, वैल्यूज़ का कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन जब भी हम करते हैं तो हमारे पास जो पर्पज़ आता है कंपैरिजन का, वो आता है कि लेस देन है क्या, ग्रेटर देन है क्या, इक्वल टू है क्या। तो उसी के लिए अलग अलग पाइथन में ऑपरेटर हैं। इसमें पहला है लेस देन। तो लेस देन को लिखने का तरीका बिल्कुल मैथ वाला ही लेस देन है। और ग्रेटर देन, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आपको 2 बार इक्वल टू, जो आप नॉर्मल मैथ में लिखते हो इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको 2 टाइम्स टाइप करना होगा, तो वो तब जाके वो इक्वल टू कंपेयर कर पाएगा। सिंगल असाइनमेंट आप लिखोगे तो इट विल ओनली असाइन द वैल्यूज। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ए को कंपेयर करूँ कि ए 2 के बराबर है क्या, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आई हैव टू राइट ए इक्वल टू 2, ये सही है। और फॉर कंपैरिजन हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, और फॉर वैल्यू असाइनमेंट आई हैव टू राइट इन दिस फैशन। उसी तरह नॉट इक्वल टू के लिए आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन और असाइनमेंट साथ में लिखेंगे। उसके बाद है लेस और इक्वल। लेस है या इक्वल है, तो उसके लिए आप लेस और इक्वल का सिंबल यहाँ पे बनेगा। लेस और असाइनमेंट एक साथ ज्वाइन करके लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल। तो ये कंपैरिजन हमारे सारे अचीव हो जाएंगे। बारी बारी से एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि कई बार हमें आउटपुट वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ पे काम आएगा। तो सपोज वी हैव अ वैल्यू एक्स असाइनमेंट 4 और वाई असाइनमेंट 2। तो कंपेयर मैं करना चाह रहा था एक्स लेस देन वाई है क्या। तो एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 2 है, तो एक्स लेस देन वाई तो है नहीं। तो ये जो कंपैरिजन के बाद रिजल्ट देता है ना, वो कीवर्ड के फॉर्म में आता है। कीवर्ड के फॉर्म में आ जाएगा ट्रू और फॉल्स। कीवर्ड के फॉर्म में वैल्यूज आती जाएंगी इसमें, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला हमारा कंपैरिजन था x लेस देन y, तो 4 लेस देन 2 नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ रिटर्निंग फॉल्स। तो कीवर्ड जो ट्रू फॉल्स थे वो यहाँ पे एज अ रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न होंगे। जब भी इनको हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो ये ट्रू या फॉल्स ही दिखाएगा। उसी तरह यहाँ पे हमने x असाइनमेंट 4 और y असाइनमेंट 2 को कंपेयर किया है, तो यहाँ भी जो कंपैरिजन का रिजल्ट है वो x की वैल्यू 4 ग्रेटर है y से, दैट्स वाई वी आर गेटिंग ट्रू। और ट्रू लिख के आएगा बकायदा। तो आपको जो कीवर्ड ट्रू और फॉल्स हैं वही आपको यहाँ पे एज आउटपुट लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ एक्स वाई के बराबर है क्या। तो बराबर के लिए आप अभी हमने समझाया था कि 2 बार असाइनमेंट टाइप करना होगा। तो यहाँ बराबर है नहीं, बिकॉज 4 2 के बराबर तो होता नहीं है, तो इसलिए फॉल्स दे रहा है। 4 2 के नहीं बराबर है क्या, तो एक्स नॉट इजक्वल टू वाई, तो नॉट इजक्वल टू तो है ही, इसलिए ट्रू दे रहा है। फिर लेस देन और इक्वल, इसको पढ़ते कैसे हैं, लेस और इक्वल। तो ये सबसे खास बात इसमें क्या समझनी है कि अगर पहली वैल्यू लेस होगी या बराबर होगी तब ये ट्रू देगा। केवल बड़े होने पे, x के बड़े होने पे यहाँ पे वो फॉल्स देगा। सपोज यहाँ पे वैल्यू मैं चेक कर रहा होता, x में भी 2 होता, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा, y में भी 2 होता, और मैं लिखता यहाँ पे x लेस और इक्वल टू y, तो इसका रिजल्ट ट्रू आता, बिकॉज इक्वल टू तो है ना, भले लेस ना है लेकिन इक्वल टू तो है ना। तो लेस भी ट्रू रहेगा और इक्वल भी ट्रू रहेगा, दोनों में से कोई केस बनेगा तो इट विल रिटर्न ट्रू वैल्यू। लास्ट वन है ग्रेटर और इक्वल टू। तो ये भी वही उसी तरह बिहेव करता है। अगर वैल्यू लेफ्ट साइड वाली ग्रेटर होगी या इक्वल होगी तो ये ट्रू देगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि x की वैल्यू 4 जो है वो y से ग्रेटर तो है ना, तो ट्रू दे रहा है। कल को यहाँ पे x की वैल्यू 2 भी होती तब भी ये ट्रू देता, बिकॉज ग्रेटर और इक्वल दोनों के लिए, ग्रेटर और इक्वल दोनों के लिए क्या कर रहा है, ये ट्रू रिटर्न करेगा कंपैरिजन का रिजल्ट। तो रिलेशनल ऑपरेटर का हमने यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट चल रहे हैं में हम वैल्यू देंगे, कंपेयर नहीं हो रहा। आई एम असाइनिंग अ वैल्यू 2 टू ए, तो इट इज़ ऑल्सो ऑपरेटर बट इट इज़ असाइनिंग द वैल्यू, नॉट कंपेयरिंग द वैल्यू। ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा वैल्यू। ठीक है। ओके सर। तो कंपैरिजन का काम है, ऑपरेटर का नाम ही है रिलेशनल या कंपैरिजन। तो रिलेशन बता रहा है कि वैल्यूज आफ्टर कंपैरिजन कैसी हैं, लेस हैं, ग्रेटर हैं, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। ठीक है।
तो ये सारे चीज़ें हैं। रिलेशनल में किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब चलें आगे। यहाँ पे ये बना के टाइप करके बीच बीच में प्रिंट करा के इसी तरह के आउटपुट क्वेश्चन आते हैं कि प्रिंट पूछेगा, बताओ प्रिंट क्या है, तो आप वहाँ पे देख लो। अब जैसे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है कि एक्स असाइनमेंट नहीं है, ये एक्स को वाई से पहले कंपेयर करेगा ये और फिर वैल्यू क्या आएगी कंपैरिजन के बाद, या तो ट्रू आएगी या फिर क्या आएगी फॉल्स। जैसा डेटा रहेगा वैसी वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू किसके पास जाएगी? जेड के पास। तो कोई पूछेगा कि जेड का प्रिंट क्या आएगा, तो बेस्ड अपॉन द वैल्यू, अगर ये वैल्यू मैं ले रहा हूँ इस वैल्यू के हिसाब से एक्स वाई के बराबर नहीं है, तो यहाँ जो जेड का प्रिंट आएगा वो आएगा फॉल्स। समझ में आ रहा है ना? तो ये कोड ऐसे ही छोटा सा दिया रहेगा आउटपुट वगैरह जो क्वेश्चन है। उसी तरह देखो यहाँ हर जगह मैंने जेड असाइन कर रखा है, तो जेड क्या कर रहा है? जेड इज मेंटेनिंग द कंपैरिजन रिजल्ट, कंपैरिजन का रिजल्ट ये मेंटेन। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी वही देखो, x लेस देन y था, तो लेस तो था नहीं बिकॉज x को हमने 4 ले रखा है, इक्वल टू भी नहीं है, तो दैट्स वाई जेड का जो प्रिंट आएगा, इधर से आप देख सकते हैं जेड का प्रिंट यहाँ फॉल्स आ रहा है। यहाँ जो सारे रिजल्ट इस साइड में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद जैसे ऑपरेटर सारे डिस्कस हो जाएंगे, तो कल मैंने बात की थी कि हम एक टेबल समझेंगे प्रेसिडेंस वाली, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है। अभी अकेले अकेले आ रहे हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जैसे इकट्ठे आ जाते हैं किसी एक्सप्रेशन में तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि पहले रिलेशनल करूँ कि लॉजिकल करूँ कि अरिथमेटिक करूँ। तो वो हम अभी दोबारा समझेंगे। कल भी हमने कुछ समझा था। कल हमने सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर के सबसे लास्ट में अगर वीडियो देखोगे तो हमने समझाया हुआ है कि कौन सा पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा, तो ये सब कन्फ्यूजन रहती है। अब है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर को बिल्कुल उसी से रिलेट करना है जो हमने डिजिटल सर्किट्स जब समझे थे, तो गेट समझे थे लॉजिक। तो बिल्कुल उसी तरह का बिहेवियर यहाँ पे डेटा का भी रहेगा। तो 3 तरह के यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर हैं। नॉट, नॉट क्या है? कीवर्ड है, यूज़ किया जा रहा है। एंड इज ऑल्सो कीवर्ड, और इज ऑल्सो कीवर्ड जो एज अ ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। और नॉट को क्या पढ़ेंगे? लॉजिकल नॉट। एंड क्या है? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। अब ये काम कैसे करते हैं, तो इनको इंडिविजुअली पहले समझ लेते हैं टेबल के हिसाब से। तो नॉट क्या करता है? वैल्यू को अपोजिट कर देता है। अब वैल्यू कैसी रहती हैं? ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या करता है? ये अपोजिट कर देता है। जैसे यहाँ पे नॉट के लिए देखो, नॉट के लिए अगर ये एग्जांपल अगर हम समझें कि नॉट कैसे काम कर रहा है, तो x को हमने वैल्यू असाइन की है 4, y को वैल्यू असाइन की है 2। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ x ग्रेटर देन y है क्या, तो यहाँ हमने रिलेशनल भी यूज़ कर रखा है और बाहर लॉजिकल भी यूज़ कर रखा है। तो कैसे काम कर रहा है ये? पहले x की वैल्यू सबसे पहले चलता है पैरेंथेसिस। अगर पैरेंथेसिस दिखता है, ब्रैकेट दिखता है एक्सप्रेशन में, तो सबसे पहले आप उसको ही चलाओगे, इसीलिए पहले पैरेंथेसिस के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो वहाँ हमने वैल्यू रिप्लेस की 4 ग्रेटर देन 2 और बाहर नॉट लगा हुआ है। तो पहले अंदर का डेटा सॉल्व करेंगे। तो अंदर क्या कर रहा है? अभी हमने सीखा, तुरंत पहले सीखा है। तो 4 ग्रेटर देन 2, दिस कंडीशन इज कंपैरिजन इज ट्रू, और ट्रू के बाहर लगा हुआ है नॉट। तो करता क्या ना, नॉट जो भी रिजल्ट आएगा अंदर एक्सप्रेशन का, ट्रू या फॉल्स, उसको अपोजिट कर देगा। तो चूंकि आया है ट्रू, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। तो इस हिसाब से ये जेड की वैल्यू जब प्रिंट कराएंगे, कल को ही आ सकता है कि जेड जेड बताओ क्या प्रिंट करेगा, तो जेड विल प्रिंट फॉल्स। तो ये आपका नॉट है। नॉट का पर्पज़ क्या है? वैल्यू को क्या करता है? अपोजिट कर देता है। वैल्यू मतलब एक्सप्रेशन के रिजल्ट को अपोजिट कर देगा। ट्रू रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स रहेगा तो ट्रू। अब दूसरा देखते हैं एंड। तो एंड के लिए बिल्कुल ये एंड वाली टेबल पहले देख लेते हैं, जो हमने वहाँ भी बनाई थी जब हमने एंड गेट पढ़ा हुआ है। नोट्स में आप देखोगे तो वहाँ पे एंड गेट में बिल्कुल ऐसी टेबल बनती है। ये कोई एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। तो एंड कैसे काम करता है? एंड को कोई एक वैल्यू क्या हो जाए, फॉल्स मिल जाती है, तो एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स रहेगा। कोई एक फॉल्स है तो फॉल्स, कोई एक फॉल्स है तो फॉल्स। ट्रू का केस केवल एक ही है, ऐसे याद रखते हैं कि एंड कब जब ट्रू होगा, जब दोनों ही इनपुट इसके ट्रू मिलेंगे।
दोनों दोनों जो डेटा हैं इसमें ट्रू डेटा मिलेंगे, तो ये जो है उसको क्या करेगा, तभी रिजल्ट ट्रू देगा। बिल्कुल हमने गेट में भी ऐसे समझा था, जब दोनों सिग्नल हाई रहते थे तभी सिग्नल हमारा हाई होता था, अदरवाइज सिग्नल जब गेट कर रहे थे तो ये आपका एंड गेट था, तो वहाँ भी वही था एक्स और वाई। तो इसमें जब सिग्नल दोनों अगर हाई रहेंगे, सिग्नल हाई का कहने का मतलब वन, वन का मतलब होता है ट्रू, तो दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। तो सर्किट के फॉर्म में भी बिहेवियर ऐसा है, तो यही ट्रू टेबल हमने वहाँ भी लिखवा रखी है और यहाँ पे वही टेबल ट्रू फॉल्स के टर्म में लिखी हुई है। तो जब दोनों ट्रू रहेंगे तभी एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या रहेगा, यहाँ पे ट्रू रहेगा। अदरवाइज में अगर कोई भी एक फेल हो जाता है या दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स आया है, किसी एक के भी फॉल्स होने पे या दोनों के फॉल्स होने पे रिजल्ट। तो ये याद करने का तरीका। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ चल रहे हैं। अब यहाँ पे एंड है, एंड को यूज़ किया गया है, तो एंड को सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे। एक्स की वैल्यू दे रखी है 4, वाई की वैल्यू दे रखी है 2। तो एक्स की वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो 4 ग्रेटर देन 3 एंड, और वाई की वैल्यू है 2 लेस देन 2। ये पूरा रिप्लेसमेंट है पहले एक्सप्रेशन का। अब इसमें क्या कन्फ्यूजन आता है कि पहले मैं एंड चलाऊं कि लेस देन चलाऊं कि इधर वाला ये ग्रेटर देन चलाऊं, कौन सा चलाऊं। तो प्रियोरिटी क्या कहती है कि जो प्रियोरिटी के हिसाब से अगर चलेंगे तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जब चल जाते हैं उसके बाद नंबर आता है रिलेशनल का। मतलब अगर कोई बोले कि बताओ रिलेशनल में और लॉजिकल में कौन सा पहले चलेगा, तो पहले रिलेशनल सारे सॉल्व होंगे। इसीलिए हम पहले यहाँ दोनों कंपैरिजन कंप्लीट करेंगे, देन वी विल परफॉर्म एंड ऑपरेशन। तो ठीक है, तो याद रखना है अरिथमेटिक की प्रियोरिटी रहेगी सबसे पहले, उसके बाद से प्रियोरिटी रहेगी रिलेशनल की। दैट्स वाई हम पहले कंपेयर कर रहे हैं, एंड नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज हम पहले इसको एंड करने के चक्कर में पड़ते, ये नहीं कर रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से लॉजिकल ऑपरेटर से पहले आपको रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व करने हैं। तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ 4 लेस देन, सॉरी 4 ग्रेटर देन 3 है क्या, तो ये वैल्यू क्या है ट्रू, ये वैल्यू क्या है फॉल्स, बिकॉज 2 लेस देन 2। अब ये रिजल्ट आया है एंड के पास, तो एंड के पास अब रिजल्ट आया है, तो अभी हमने समझा ही है कि एंड जब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू रहते हैं। तो फॉल्स मिला है आपको, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। और यही फॉल्स जाएगा जेड के पास, तो जेड प्रिंट करेगा फॉल्स। तो आई होप एंड का पर्पस क्लियर है कैसे काम करेगा, एंड वाई वी आर इवेल्युएटिंग रिलेशनल बिफोर एंड ऑपरेशन। तो क्योंकि प्रियोरिटी रिलेशनल की सबसे मतलब एज कम्पेयर टू लॉजिकल ये हाई रहेगी। लॉजिकल में भी नॉट की प्रियोरिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि यूनरी ऑपरेटर होता है, तो नॉट में नॉट को हम अलग करेंगे, एंड और की जो प्रियोरिटी होगी वो रिलेशनल से लो रहेगी। सबसे पहले रिलेशनल चलेंगे, उसके बाद नॉट जो है यूनरी है, यूनरी ऑपरेटर की प्रियोरिटी सबसे पहले रहती है पैरेंथेसिस के बाद से। अब देख लेते हैं, और एंड में किसी कोई डाउट तो नहीं है, एंड के भी कुछ और क्वेश्चन लेंगे। अभी अभी मैंने केवल एंड को रिलेशनल ऑपरेटर के साथ और लॉजिकल के साथ समझा दिया। अब देखो और की टेबल देख लेते हैं पहले। तो टेबल यहाँ पे देखे रहेंगे तो आपको जब और गेट की टेबल बनाने की आएगा तो वहाँ भी ये काम आ जाएगा। तो और के लिए क्या समझना है, और में एक इनपुट अगर कोई ट्रू हो गया, वो देखता है कि हाई कौन सा है। एक इनपुट अगर ट्रू हो गया, या तो दोनों ही हैं, मतलब कोई भी अगर एक हाई है तो ओवरऑल रिजल्ट आपका हाई हो जाता है। फॉल्स तभी आएगा जब दोनों फेल रहेंगे, मतलब सिग्नल लो तभी होगा जब दोनों ही सिग्नल लो रहेंगे। तो ये इसको याद रखने का तरीका है। अब इसी तरह से ये काम भी करेगा। इसका मतलब अगर कोई भी रिजल्ट अगर इसके साथ में है, बाइनरी ऑपरेटर है तो 2 ऑपरेंड लेगा, तो अगर कोई भी एक ऑपरेंड आपका ट्रू मिलता है तो एंड विल, सॉरी और विल प्रोड्यूस ट्रू वैल्यू। तो देखते हैं यहाँ पे। अब इसको देखो, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो x ग्रेटर देन 3 है और y लेस देन 2। x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी आपको 4 ग्रेटर देन 3, और y है, y की वैल्यू मिल रही है 2 लेस देन 2।
तो चूंकि अब प्रियोरिटी क्या है, रिलेशनल की ज़्यादा, तो पहले मैं ये दोनों सॉल्व करूँगा। तो 4 ग्रेटर देन 3, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन का रिजल्ट क्या आया, कंपेयर करने के बाद से रिजल्ट आ गया है यहाँ पे ट्रू, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 3। और यहाँ पे क्या रिजल्ट आया है, फॉल्स। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, चूंकि और है तो एक वैल्यू ट्रू मिल तो रही है ना, इसलिए फाइनल आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये आपका और का रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है। और को कैसे चलाना है, एंड को कैसे चलाना है, और नॉट कैसे चलेगा, हमने यहाँ पे देख लिया। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमने यहाँ पे समझ लिया है, उसी चीज़ को यहाँ पे एज अ कोड बना के यहाँ पे रिजल्ट इसका निकाला गया है। मेंबरशिप ऑपरेटर का काम क्या है, तो सबसे पहले तो इनके तो नाम याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में आता है कि बताओ कौन सा मेंबरशिप ऑपरेटर है, 4 चॉइस दे रखी होती है, उसी में कहीं इन लिखा होगा, कहीं इज लिखा होगा, कहीं नॉट इज लिखा होगा, और लिखा होगा। इसमें पूछेगा बताओ कि कौन सा मेंबरशिप ऑपरेटर है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं इसमें। तो एमसीक्यू कई बार इस तरह से पूछे गए हैं कि विच वन इज द मेंबरशिप ऑपरेटर, तो आप बाय नेम याद रखने हैं, इन एंड नॉट इन इज आर मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये ऐसे देखेंगे आप इसको। पहले तो नाम हमने समझ लिया, अब काम क्या है इनका, मेंबरशिप, नामी मेंबरशिप ऑपरेटर है तो ये मेंबरशिप को चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी पर्टिकुलर सेट या सीक्वेंस से बिलोंग करती है कि नहीं। जैसे अगर आप जब मैथ में सेट थ्योरी वगैरह पढ़ते हो तो आप लिखते हो कि ए बिलोंग टू ए, इसका मतलब है कि ये जो ए है वो किसी सेट कैपिटल ए का मेंबर है, बिलोंग कर रहा है। तो उसी तरह से कॉन्सेप्ट यहाँ इन का और नॉट इन का है, तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है और लिस्ट में 2 3 4 6 डेटा रखा हुआ है, तो आई की वैल्यूज़ जो है यहाँ पे, आई यहाँ पे वेरिएबल ले रखा है। जब हम कल की क्लास में फॉर लूप वगैरह समझेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आप दोबारा मैं इसको बताऊँगा। तो अभी यहाँ पे क्या चेक हो रहा है कि आई जो है वो लिस्ट का मेंबर है कि नहीं, तो बारी बारी वैल्यूज़ यहाँ से पिक करता है और वो वैल्यू वहीं पे ये प्रिंट करता है। अब नॉट इन है यहाँ पे, तो नॉट इन के लिए कोई वैल्यू आई यहाँ पे ले रखी है और ऊपर एक लिस्ट दे रखा है 3, -500 600। अब यहाँ पे आई को चेक करना है कि आई लिस्ट का पार्ट है कि नहीं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई इन लिस्ट 2, और हमने इसको चेक करा लिया इफ़ के साथ। कुछ ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि क्या जो आई है वो लिस्ट 2 में है, या हम इसका अपोजिट भी चेक करा सकते हैं, क्या आई जो है वो लिस्ट में नहीं है। तो मेंबरशिप हम ट्रू फॉल्स करा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी सीक्वेंस या सेट या डिक्शनरी, जो भी आपके पास जो कल हमने डेटा टाइप पढ़े थे उनमें से किसी भी डेटा टाइप पे आप ये मेंबरशिप ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो, और किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेक कर सकते हो कि वो उस सीक्वेंस का, उस डेटा टाइप का पार्ट है कि नहीं। तो पर्पज़ क्लियर होगा कि इन और नॉट इन क्या करेंगे। तो कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं कि आई जो है कोई वैल्यू है जो यहाँ पे हमने दे रखी है, उसको हम लिस्ट 2 में चेक करा रहे हैं, क्या वो आई लिस्ट 2 का मेंबर है कि नहीं, क्या वो मेंबर नहीं है क्या, ये भी हम चेक करा सकते हैं। तो हम मेंबरशिप एग्जिस्ट कर रही है वो चेक कर सकते हैं, मेंबरशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये भी जो रिजल्ट देता है ना, ट्रू या फॉल्स में ही देगा, कि मेंबर होगा तो बोल देगा ट्रू और नहीं होगा तो फॉल्स। तो जो अभी अपने बाइनरी ऑपरेटर अभी किए थे उसी हिसाब से ये भी ट्रू फॉल्स में रिस्पॉन्स करता है। सर मतलब इसमें लिस्ट के अंदर से जब पूछाएगा कि लिस्ट क्या है, तो लिस्ट के अंदर हमें बताना कि वो लिस्ट जो है सिर्फ वो चेक करने के लिए आती है कि उसके अंदर कोई मेंबर है कि नहीं है। हाँ, ये मान लो अभी लिस्ट 4-5 नंबर की दिख रही है, तो अभी तो देख के बता पा रहे हैं, कल को जब रिसर्च वगैरह या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, सपोज लिस्ट में 1000 डेटा पड़े हुए हैं, तो या तो आप 1000 डेटा को बारी बारी जाके देखो कि है कि नहीं, तो कोई वैल्यू चेक करनी है वो लिस्ट का पार्ट है कि नहीं। तो अगर 1 लाख डेटा आपके पास आ गया है, तब वहाँ पे ये ऑपरेटर आपको लगता है कि बड़े काम का है, मुझे तो खोजना नहीं पड़ रहा है, तुरंत बता रहा है कि है कि नहीं। भाई अभी तो लग रहा है ना कि सर इसका काम क्या है, ये तो 4 डेटा हैं ही और आप देख के बता ही सकते हो कि है कि नहीं। लेकिन जब डेटा अमाउंट ज़्यादा रहता है, 1 लाख हो जाए, सपोज लिस्ट ऐसी साइज है कि 1 लाख डेटा है, 2 लाख डेटा है, अब मैं हर एक डेटा पे जाऊं और उसको विजिट करूं और कंपेयर करूं कि ये वैल्यू पर्टिकुलर इस लिस्ट में है कि नहीं। अदरवाइज मैं डायरेक्टली ऑपरेटर लगाऊंगा और तुरंत 1 सेकेंड के अंदर बता देगा कि ये वैल्यू इसमें है कि नहीं।
ये उस लेवल पे यूज करते हैं उसको। ठीक है, लिस्ट का मतलब हम वो डेटा देख सकते हैं कि वो है कि हाँ नहीं। लिस्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने कोई यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दी, अब मैं लिख रहा हूँ कि एस जो है इन है कि नहीं। तो अब इससे क्या चेक हो पा रहा है, जो एस कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो इसका पार्ट है कि नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एस 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 आया हुआ है, यहाँ पे एक बार आया हुआ है, तो बोलेगा कि यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग का एप्लीकेशन है। उसी तरह लिस्ट में अभी मैंने दिखाई दिया, टपल में भी यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी में भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे टपल का नहीं बता, टपल का कैसे होता तो है? टपल का कल बताया तो था, टपल ऐसे बनाते हैं। मैं टपल, कल की क्लास में नहीं था, हाँ मेरे को कल, लेट पता चला था। हाँ कल वाली वीडियो में स्टार्टिंग में देखोगे तो मैंने समझा रखा है। टपल भी बिल्कुल मिक्स टाइप का डेटा आप उसमें रख सकते हो, ऐसा है। ये टपल को जब भी हम लिखते हैं इनसाइड पैरेंथेसिस लिखते हैं। ये एग्जांपल है टपल का। तो अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ कि 1 2 3 इन, ये आपका टपल का कोई नाम हो सकता है, टीपी। तो क्या 1 2 3 टीपी में है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, टपल को किस में लिखते हैं, इन पैरेंथेसिस। पहचान समझ में आ गई इसकी। ठीक है, और स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं, या तो सिंगल कोट्स में या फिर डबल कोट्स, ये कल बताया था। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो कई बार एमसीक्यू में आते हैं और कई बार आउटपुट में भी मिलेंगे वो, कि आउटपुट बताओ क्या आ रहा है। मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन यूज़ किया रहेगा, अब बोलेगा बताओ इसका प्रिंट क्या आएगा। अभी मैं आप दोबारा यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो, ताकि इसी कोड से और क्लियर हो जाए। अब जैसे कोड किया गया है, लिस्ट बना रखी है, तो जितने भी यहाँ पे मेंबर यहाँ पे मिलेंगे बारी बारी, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करता जाएगा, 2 को, 3 को, 4 को, 6 को। यहाँ पे सर्च कर रहा है, ये मैं समझा रहा था कि क्या जो जे है वो लिस्ट 2 में नहीं है क्या। तो नहीं है तो क्या मैसेज आ जाएगा, ये मेंबर नहीं है। अगर होगा तो क्या मैसेज आ जाएगा, एल्स चलेगा, बोलेगा कि मेंबर है। ऐसा हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अभी लिस्ट छोटी थी तो ज़्यादा यूज़फुल लग नहीं रहा होगा, लेकिन जब लाखों का डेटा रहता है, हो सकता है कि आपका 1000 डेटा हो, तो आप पूरा डेटा देखने में टाइम कंज्यूम करने से बढ़िया सीधे आपने ये ऑपरेटर लगा दिया मेंबरशिप वाला, वो चेक करके बता देगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि कैसे हम मेंबरशिप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन एंड नॉट इन। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी समझ लेते हैं, पहचान बताता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी की पहचान है, मतलब डेटा कैसा है, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप बड़े आराम से डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब जैसे आई कोई वेरिएबल है, उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। ठीक, एक हमने लाइब्रेरी फंक्शन यूज किया है टाइप, टाइप के अंदर हमने आई को पास कर दिया है। तो ये आई क्या करता है, सॉरी जो टाइप फंक्शन है वो आई का टाइप बता देगा कि आई के पास किस टाइप की वैल्यू है। कल जो हमने डेटा टाइप समझा था उसी का ये टाइप बता देगा कि इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, क्या है। अब वो कंपैरिजन करेगा इज किसके साथ, ऑलरेडी आपने यहाँ पे आई एन टी लिखा हुआ है। और इसको और अच्छे से समझें तो पहले हमने आई एक वेरिएबल को वैल्यू दे दी 10, और दिखने में साफ साफ दिख रहा है कि ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है। अब हम इसी चीज़ को चेक कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इज़। इज़ क्या बताएगा कि पहचान क्या है, क्या वो इंटीजर है, क्या वो फ्लोट है। तो यहाँ पे हम वही चेक कर रहे हैं, क्या टाइप ऑफ आई इज़, आई एन टी। ये बाकायदा एक कंडीशन बन गई है कि क्या आई की टाइप इंटीजर है, तो प्रिंट कर दो कि आई इंटीजर है। तो क्या कर पा रहे हैं, हम उसकी पहचान चेक कर रहे हैं और उसको हम कंपेयर भी करा पा रहे हैं विद द पर्टिकुलर वैल्यू। और क्या वो किसी टाइप का नहीं है क्या, तो यहाँ भी अपोजिट भी आप चेक कर सकते हो। इफ़ टाइप ऑफ आई इज़ नॉट आई एन टी, तो आप लिख दोगे कि आई जो है वो इंटीजर नहीं। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर टाइप का कंपैरिजन डिसाइड कर सकते हैं कि वो उस टाइप का है कि नहीं, उस कैटेगरी का है कि नहीं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर भी क्लियर है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे बिकॉज आउटपुट के क्वेश्चन इस पर भी आते हैं। ये हो गया ऑपरेटर का डिस्कशन हमने कर लिया। अब मैं जल्दी से टेबल दिखाता हूँ जो हमें समझनी है।
तो टेबल का मैं भी स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। ये जो हमने एनसीईआरटी की बुक फॉलो करी है ना, उसी में आपको मिल भी जाएगा, इसको आप ध्यान से देख लो। इसको मैं समझा के देता हूँ एक बार कैसे इसको देखते हैं। इसी की मैं कल बात कर रहा था कि कैसे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ऑपरेटर को इवेलुएट करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें अभी एक चीज़ मिसिंग है, इसमें पैरेंथेसिस सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वो इसमें नहीं मेंशन है। तो सबसे पहले यू हैव टू फॉलो द पैरेंथेसिस। उसके बाद साफ साफ दिख रहा है कि एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट के बाद आपको सारे यूनरी वाले ऑपरेटर चलाने हैं, ठीक है। यूनरी वाले ये निगेशन है, यूनरी प्लस का मतलब साइन वाला प्लस है और साइन वाला माइनस। उसके बाद नंबर आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर का। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में कल मैंने यहाँ समझाया भी था कि मल्टीप्लाइड, डिवाइड, मॉड और फ्लो डिवीजन, ये सारे एक ही लेवल के ऑपरेटर हैं, मतलब प्रियोरिटी इनकी एक ही होती है। तो अगर ये सारे इकट्ठे एक ही एक्सप्रेशन में आ जाएंगे, तो जब भी ये इकट्ठे एक्सप्रेशन में आते हैं तो अगर इसमें जाओगे तो नीचे बकायदा यहाँ उन्होंने मेंशन भी कर रखा है और मैंने कल बताया भी था कि जब भी कन्फ्यूजन होती है कि अगर सेम प्रियोरिटी का ऑपरेटर आ गया है तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो हमें कौन सा चलना है, कैसे डिसाइड होगा, तो हम फॉलो करेंगे लेफ़्ट टू राइट पैटर्न। तो ये यहाँ उन्होंने मेंशन भी कर रखा है, जब भी इक्वल प्रेसिडेंस रहेगी तो आपको एक्सप्रेशन में लेफ़्ट टू राइट फॉलो करना है। उसके बाद से नंबर आता है प्लस माइनस का, तो ये भी सेम लेवल के हैं। तो अगर प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं तो पहले आप जो लेफ़्ट में होगा सबसे पहले उसको चलाओगे। और ये मैं अभी समझा रहा था कि जैसे ही अरिथमेटिक ख़त्म होते हैं ना, तो रिलेशनल की प्रियोरिटी आ जाती है, तो रिलेशनल चलेंगे, इसलिए मैं सबसे पहले रिलेशनल चला रहा था एंड और नॉट से पहले। उसके बाद से हमने कल ये वाले क्वेश्चन भी किए थे अरिथमेटिक असाइनमेंट वाले, फिर उनका नंबर आता है जैसे रिलेशन वगैरह का काम कंप्लीट हो जाए ऑपरेशन का, तो हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर जितने भी हैं नॉर्मल वाला मतलब सिंगल असाइनमेंट, बाकी अरिथमेटिक असाइनमेंट भी हम इसके साथ में चलाएंगे। अगर ये इकट्ठे आ गए हैं तो ये भी लेफ्ट टू राइट में चला देंगे। इसके बाद से ये अभी अभी सिखाया था अभी इज़ और इज़ नॉट, इसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसकी प्रियोरिटी चलेगी। उसके बाद नंबर आएगा मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद से लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर में आपके नॉट एंड और। तो ये आप प्रेफरेंस दिमाग में रखना ताकि आपका कोई भी एक्सप्रेशन अगर नया आता है एग्जाम में तो उसको इवेलुएट करने में गड़बड़ी आप नहीं करोगे। वापस आते हैं अपने नोट्स पे, ठीक है। अभी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलते हैं आगे। फटाफट बेसिक लॉजिक कर लेते हैं और फिर मैं जो पेपर है उसको भी डिस्कस करूँगा। तो ये आपका ऑपरेटर था। ऑपरेटर के बाद से पंक्चुएटर एक टॉपिक है इसमें, वो इसमें रह गया। तो पंक्चुएटर मैं यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ एक पेज ऐड करके। तो जैसे ही ऑपरेटर ख़त्म होते हैं तो जो पांचवा टोकन है वो इसमें मेंशन नहीं था, तो पांचवें टोकन में क्या आएगा, उसका नाम है पंक्चुएटर। पंक्चुएटर्स या इसको बोलते हैं सेपरेटर्स। तो पंक्चुएटर्स बिल्कुल इंग्लिश वाले आप समझिए रहो, इंग्लिश में क्या फुल स्टॉप कहाँ पे आया हुआ है, कॉमा कहाँ पे आया हुआ है, तो बिल्कुल प्रोग्रामिंग में भी पंक्चुएटर्स हमें चाहिए होते हैं। तो प्रोग्रामिंग में पंक्चुएटर कौन से हैं, डॉट है, सेमी कॉलन है, कोलन हो गया, और ब्रेसेज जितने भी हैं सारे सारे पंक्चुएटर्स हैं, बिकॉज ओपन होंगे तो क्लोज भी होंगे। तो ये आपको बिल्कुल वहाँ पे एज ए पंक्चुएटर काम करते हैं। सिंगल कोट्स ओपन होगा तो क्लोज होगा, डबल कोट्स, तो दीज आर ऑल पंक्चुएटर्स। तो पंक्चुएटर्स अगर वर्ड आता है पंक्चुएटर्स क्या होते हैं तो आपको ये सारे बताने। नेक्स्ट अब है जो जिन बच्चों ने बिल्कुल ही पाइथन अभी नहीं समझा हुआ है, तो ये ज़रूरी है कल को, क्योंकि कल तो प्रोग्राम भी परसों मिलेंगे कई सारे आपको। तो इनपुट आउटपुट में वो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो हमने क्लास में डिस्कस भी किया है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो अब आता है बेसिक प्रोग्रामिंग, हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम है कि हम कीबोर्ड से डेटा प्रोग्राम को कैसे देंगे। मैसेज वगैरह तो हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट लगा दिया, मैसेज आ जाएंगे सारे के सारे, लेकिन की वेरिएबल को मनचाहा डेटा कैसे पास करना है, कैसे सारी चीज़ें हम इसको हैंडल करेंगे, तो वो यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन हम इनपुट का यूज़ करते हैं। इनपुट में दो तरीके का इनपुट मैंने क्लास में लिखवाया भी था। एक तो आप ब्लैंक इनपुट कर सकते हो। तो ब्लैंक इनपुट में क्या होता है
केवल वेरिएबल को मिस अगर ये प्रोग्राम अगर रन करेगा तो आप सामने ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, कोई मैसेज आएगा नहीं। आपने कोई नंबर टाइप कर दिया ए और एंटर की प्रेस किया तो ए के पास जो है वो वैल्यू 10 चली जाएगी, लेकिन कोई भी स्क्रीन पे मैसेज नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये थोड़ा हम अवॉइड करते हैं, मैसेज वाला इनपुट ज़्यादा यूज होता है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है वो स्क्रीन से पता चल जाता है कि करना क्या है। अब जैसे मैं ये वाला इनपुट लिखूंगा तो पहले आपको मैसेज देगा एंटर योर नेम, देन आप नाम टाइप करोगे, वो नाम इसमें जाके स्टोर कर देता है या इसको बोलेंगे इनपुट कर देता है। ठीक है। और सबसे खास बात क्या है कि जो कुछ भी इनपुट हम टाइप करके इसको दे रहे हैं वो एज अ स्ट्रिंग लेता है। ये मिस भले ही मैंने नंबर यहाँ पे 10 लिखा है, वो उसको एज अ टेक्स्ट देगा, किसको, वेरिएबल को। तो टेक्स्ट देता है तो टेक्स्ट जब भी दे रहा है तो वो फिर हमारे मतलब का रह नहीं जाता, बिकॉज टेक्स्ट पे तो हम कोई कैलकुलेशन तो मैथमेटिकल या जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो तो हम कर नहीं पाएंगे। तो उसी को और ज़्यादा टाइप कन्वर्ट करने के लिए हम आगे फिर इनपुट के आगे इंटीजर, फ्लोट, ये भी क्या है, ये भी एक लाइब्रेरी फंक्शन है। फंक्शन की पहचान क्या होती है, नाम के साथ पैरेंथेसिस उसके आएगा। तो ये बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन हम इंट, फ्लोट इनका यूज़ करते हैं। जैसा आपको डेटा ए को देना है वो टाइप आप यहाँ पे लगा दोगे। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, इसका अगर ड्राई रन करें, इन दो लाइनों को अगर मैं रन कराऊँ तो कैसे बिहेव करते हैं। जब पहली लाइन चलेगी तो वो पहले स्क्रीन पे एक मैसेज दे देगी, एंटर एन इंटीजर, ये मैसेज आ जाएगा। इस मैसेज के आने के बाद जो कुछ भी आप टाइप करोगे, सपोज मैंने टाइप किया 220, तो चूंकि आपने अगर इनपुट के बाद इंट नहीं लगा रखा है तो ए में जब जो वैल्यू जाएगी, हमें तो दिख रहा है 220 लेकिन जाएगा वो टेक्स्ट वाला 220, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें इंटीजर वाला चाहिए। तो उसी को कन्वर्ट करने के लिए हम आगे लगा रखे हैं इंट। तो ये वही फ़ायदा है। तो जिससे क्या हो जाएगा, ए के पास चला जाएगा 220। अगले वाले में क्या कर रखा है हमने, चूँकि रेडियस की वैल्यू फ्लोट में होती है, दैट्स वाई हमने यहाँ फ्लोट यूज़ कर रखा है। तो अगले में मैसेज आ जाएगा एंटर रेडियस। और रेडियस भी अगर आपने कुछ ऐसा टाइप कर दिया कि रेडियस 2.50, तो अगर आपने फ्लोट नहीं लगाया है ना तो वो उसको एज अ टेक्स्ट ऐसे भेजेगा, मतलब वो स्ट्रिंग बन के ही जाएगा, बी के पास एज ए स्ट्रिंग होल्ड रहेगा। अब जब हमने फ्लोट लगा दिया है ना तो ये वैल्यू जो है टेक्स्ट से फ्लोट कन्वर्ट हो जा रही है, तब जाके बी को दी जा रही है। तो वही यहाँ पे समझाया गया कि डिफ़ॉल्ट जो इनपुट है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो वी एज अ प्रोग्रामर नीड टू टाइप कास्ट। टाइप कास्टिंग का क्वेश्चन भी पूछते हैं, वो टाइप कास्टिंग क्या होती है, टाइप कास्टिंग ये वर्ड नोट कर लेना। तो आएगा तो ये आप ये वाला एग्जांपल लेके समझा भी सकते हो, टाइप कास्टिंग, या फिर किस नाम से आएगा, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन को कैसे समझाएंगे, टाइप कन्वर्जन इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर टाइप। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग को फ्लोट बना रहे हैं, स्ट्रिंग को क्या बना रहे हैं, इंटीजर बना रहे हैं। तो यहाँ भी टाइप कास्टिंग हो रही है या फिर टाइप कन्वर्जन हो रहा है। तो ये इसीलिए हम आगे यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट की ज़रूरत पड़ी है। अब इतना सारा जो ताम झाम है उससे बचने के लिए एक और लाइब्रेरी फंक्शन है, उसको आगे इसमें बताया गया है, उसी को समझाया गया है। तो जिन्होंने नोट्स पढ़ लिया होगा तो उनको समझ में आ रहा होगा। तो इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं हम ईवैल से। ईवैल क्या करता है, स्ट्रिंग को रिसीव करेगा और उस स्ट्रिंग को इवेलुएट करता है एज अ नंबर, और जैसा नंबर होगा वो वैसा वो, अगर पॉइंट वाला होगा तो फ्लोट बना देगा और इंटीजर वाला होगा तो इंटीजर बना देगा। ठीक है। अगर आर्गुमेंट आपने स्ट्रिंग ही पास कर दिया है तो वो एरर जनरेट करेगा। मतलब अगर आप स्ट्रिंग पे काम कर रहे हो तो ब्लैंक मतलब प्लेन इनपुट लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटीजर फ्लोट पे काम कर रहे हो तो आप ईवैल लगाओ, ईवैल इंटीजर पे भी चल जाएगा और फ्लोट पे भी चल जाएगा। मतलब वो जैसा न्यूमेरिक डेटा रहेगा वैसा ये मैनेज कर लेगा। अब दूसरा काम आता है डेटा इनपुट कराने के बाद डेटा को डिस्प्ले कैसे कराएंगे। तो डिस्प्ले कराने का सिंपल तरीका ये है कि मुझे केवल मैसेज दिखाना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट पैरेंथेसिस स्टार्ट सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, आपकी जो मर्जी है यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, और अंदर आपने मैसेज टाइप कर दिया।
एक तो हो गया मैसेज प्रिंट कराना, एक होता है डेटा या वैल्यू को प्रिंट कराना। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेटा और वैल्यू के लिए हम यहाँ पे सपोज ये के पास कोई डेटा हमने असाइन कर रखा है 10, तो उसको हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अभी बच्चे जो प्रोग्रामिंग इसमें किए हुए थे साइकिल 2 में, तो उन्होंने यही सब कर रखा है। तो डेटा जब भी आप प्रिंट करा रहे हो तो इन्होंने ये सब कर दिया था। इसमें ये सब नहीं करना है, सीधा सीधा वेरिएबल का नाम रहेगा। मीन्स अगर डेटा प्रिंट हो रहा है, मैसेज में आप लगाओगे सिंगल कोट्स डबल कोट्स, लेकिन जब आप डेटा प्रिंट कराओगे जो कि किसी वेरिएबल के पास होगा, तो हमें केवल बिना कोट्स वाला, बिना सिंगल कोट्स डबल कोट्स वाला वेरिएबल ही लिखना है। जैसे अगर इसको समझेंगे, यहाँ पे ये सब लिखने वाली मिस्टेक अभी हमने देखी है जब अपना साइकिल 2 की मैं कॉपी चेक कर रहा था, उसमें सब मिली थी। N1 की वैल्यू जैसे यहाँ पे 10 है और N2 की वैल्यू 21 है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये तो तरीका था मैसेज का और ये तरीका था वैल्यू का, क्या मैं दोनों एक साथ काम कर सकता हूँ? तो ऑब्वियस है, यहाँ पे तरीका यहाँ भी है। तो पहले आपने मैसेज दे दिया डबल कोट्स में और कॉमा लगा के पहली वैल्यू, फिर कॉमा लगा के दूसरा मैसेज, और फिर दोनों कोट्स को बंद किया, फिर कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू। तो ये तरीका होता है मैसेज प्लस वैल्यू। आप तो आप साफ साफ देख रहे हैं, जब भी मैं यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, वहाँ पे मैं उसको किसी भी कोट्स में या सिंगल कोट्स कोट्स में नहीं रख रहा हूँ, केवल जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ उसको ही रख रहा हूँ। ये ध्यान रखना है, जब भी आप डेटा प्रिंट करा रहे हो या वैल्यू प्रिंट करा रहे हो या मैसेज प्रिंट करा रहे हो, तो इन तीनों मेथड्स को आप ध्यान में रखेंगे कि वैल्यू के साथ कभी भी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैसेज और वैल्यू दोनों हैं तो दोनों को आप कॉमा से सेपरेट करेंगे और उसके हिसाब से फिर आप करेंगे। तो ये हमने इनपुट आउटपुट समझ लिया। ठीक है, चलो वापस, अभी कोई मुझे लग रहा था कोई आने वाला था इसमें। चलिए, ये भी हमने इनपुट आउटपुट में तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमने क्लास में भी समझा था, लेकिन बच्चे काफ़ी इरेगुलर थे, तो जिनको नहीं समझ में आया तो दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। चलिए, अब आते हैं बेसिक जो कोड हैं, वो छोटे छोटे जो समझने हैं। जैसे अभी यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कोड है जो हमने क्लास में भी करवाया होगा। तो मुझे दो नंबर इनपुट कराने हैं और दोनों को अरिथमेटिक ऑपरेटर से सॉल्व करके सोल्यूशन निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी दो नंबर मल्टीप्लाई करना चाह रहा था, ए और बी कोई वैल्यू है, मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा था। तो यहाँ पे चूँकि वैल्यू हैं और इंटीजर और कुछ फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ हमने दी हैं, तो बिल्कुल वही जो हमने अभी समझा है। तो INT करके आपने पास कर दिया फ्लोट। तो इनपुट के पहले आपको सब चीज़ें लगानी पड़ेंगी फॉर टाइप कास्टिंग, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, आपने ऑपरेटर लगा दिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर। और वैल्यू को रखने के लिए भी हमें तीसरा वेरिएबल चाहिए होगा ताकि वो वैल्यू होल्ड रहेगी, तो हम डायरेक्टली उसको यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। अब यही समझना है, मैंने दो तरीके से यहाँ कर रखा है। तो डेटा आप डायरेक्ट वैल्यू के साथ प्रिंट करा दोगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू भी आ रही है और सॉरी मैसेज भी आ रहा है और उसकी वैल्यू भी आ रहा है। तो यही मैं समझा रहा था कि जब भी मैसेज और वैल्यू दोनों साथ साथ है, तो मैसेज को आप डबल कोट्स में रखोगे और कॉमा लगा के वेरिएबल को आप यहाँ पे टाइप कर दोगे, लिख दोगे इसमें। अब जैसे डी है, डी को हमने वैल्यू दे दी 23। अब मैं सी की वैल्यू जो आई थी और डी दोनों एक साथ प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ वैल्यू ऑफ सी असाइनमेंट। तो जो जैसा आपने कोट्स के अंदर लिखा होगा, स्क्रीन पे आपको बिल्कुल वही चीज़ दिखेगी यहाँ तक, और उसके बाद जो वैल्यू उसके पास होगी वो ऐसे दिखेगी यहाँ। तो ये इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग आप जैसे ही रखोगे, डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखते हो एज इट इज़ वो स्क्रीन पे आता है, और जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू रहेगी वेरिएबल के अंदर वो भी आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो आप जो सेकंड वाला आउटपुट देखोगे, तो वैल्यू ऑफ सी और वैल्यू ऑफ डी दोनों एक साथ ही आ रहे हैं यहाँ पे। ये फॉर्मेटिंग आप ध्यान रखेंगे। उसी तरह से मैं इंटीजर फ्लोट के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, मैंने सीधे ईवेल लगा दिया। अब इसकी टेंशन रहेगी, मैं कुछ भी टाइप करूँगा, जिस इंटीजर है तो इंटीजर ए को दे देगा, फ्लोट टाइप करूँगा तो फ्लोट दे देगा बी को। ये दूसरा तरीका था। तो ये हम अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भले आपने मैसेज डाल दिया एंटर एन इंटीजर और एंटर रेडियस, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैल्यू इंटीजर और फ्लोट चली गई होगी, तो नहीं जाती यहाँ पे। अगर इसका आउटपुट आप ध्यान से देखो, तो पहली वैल्यू 5 चली गई और
1.5। तो आपको दिख रहा है कि मैंने तो ये टाइप किया है नंबर, लेकिन है वो इनपुट ने उसको टेक्स्ट कर दिया है। तो टेक्स्ट का यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन फ्लोट के साथ दोनों को टेक्स्ट समझ रहा है, तो उस पर फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे कर नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू 1.5 के हिसाब से फिर वैल्यू यहाँ पे एरर भी आ रही है। कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str। दोनों को str समझ रहा है बिकॉज आपने न तो eval लगाया और न ही इस पर int या फ्लोट इसमें दिया। तो बेसिक इनपुट आउटपुट क्लियर होगा, इसको आप देख लेंगे। बाकी अभी हम इसमें मैं एक लाइब्रेरी भी यूज़ करूँगा, तो मैं अभी पहला ही यहाँ पे यूज़ करूँ, बाकी सब हम जब आगे सिलेबस बढ़ेगा तो हम बताएंगे। अभी के लिए आपको केवल इंपोर्ट मैथ समझ के जाना। तो इंपोर्ट मैथ क्या होता है कि लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब जैसे स्कूल की लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह होती हैं, तो जो पाइथन की लाइब्रेरी है उसके अंदर बहुत सारे बने बनाए फंक्शन हैं, तो आपको डायरेक्ट यूज़ करने यहाँ लिखा हुआ है। लाइब्रेरी के अंदर क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे अभी जो हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं लगातार, तो उसमें कोई हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। हमने int यूज़ कर लिया, अभी हमने प्रिंट यूज़ किया, ये भी फंक्शन है। अभी हमने इनपुट यूज किया, तो ये हैं बिल्ट इन फंक्शन। इसके लिए किसी मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है, पाइथन के साथ बिल्ट इन है। विदाउट मॉड्यूल ये डायरेक्ट काम करते हैं। कुछ हमें मॉड्यूल लगा के यूज़ करने होते हैं, जैसे मैथ के सारे फंक्शन जो होंगे वो मॉड्यूल के साथ ही चलते हैं। तो वहाँ पे हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। इसमें एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, वी हैव टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स इन आवर प्रोग्राम, तभी हम उस लाइब्रेरी के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे अभी। अब मैं बेसिक बता दूं प्रोग्राम। अब जैसे यहाँ पे प्रोग्राम क्या था कि अंडर रूट n निकालना है, ऐसा कुछ ये था। ये हमें एक्सप्रेशन है, इसके लिए पाइथन का प्रोग्राम बनाओ। तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ बनाई गई है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अंडर रूट हम डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे, तो हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, मैथ वाले मॉड्यूल की हेल्प ले रहे हैं। तो पहले तो n की वैल्यू चाहिए ना, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, इनपुट हेल्प करेगा। तो इनपुट में हम n की वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की तो देंगे नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ईवेल लगा दिया है, या तो हम इंटीजर देंगे या तो फ्लोट देंगे। तो मैसेज हमने दे दिया एंटर एनी नंबर। तो ईवेल क्या करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं एंटर एनी नंबर। और फिर हमने जब 6 पास किया है, तो अगर केवल मैं इनपुट लगाया होता तो ये एन एज ए टेक्स्ट, एन के पास एज ए टेक्स्ट जाता। क्योंकि ईवेल लगा दिया है हमने, तो वो एज अ नंबर जाएगा, इंटीजर नंबर। अब वो इंटीजर नंबर इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया है, इसका स्क्वायर रूट जब लिखते हैं तो लिखते हैं यहाँ पे मैथ डॉट sqrt। और ये चूँकि फंक्शन है, तो यहाँ भी क्या आता है, अभी बताया था कि फंक्शन के साथ हमेशा पैरेंथेसिस आता है, उसी के अंदर हमने n को पास कर दिया। तो दिस इज़ द फंक्शन जो n को इनपुट लेगा। n क्या है, जो आपने अभी इनपुट के थ्रू पास कराया, और ये कैलकुलेट करेगा उसका स्क्वायर रूट, उसको हम स्टोर करा रहे हैं सी के अंदर, और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग है यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा मैंने टिपिकल कर रखा है, तो इसको बाद में समझेंगे। पहले आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देना, स्क्वायर रूट और ऐसे। इसको मैं अलग से भी समझाऊंगा, अभी इसको ज़्यादा। हाँ, तो मैंने अभी समझा दिया आपको कि इनपुट, प्रिंट, रेंज। अभी जब लूप कराऊंगा कल, तो मैं रेंज भी समझाऊंगा। राउंड, इवैल, एलियन, ये सारे के सारे हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इनके लिए हमें किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट इंपोर्ट ही चलेगा सारा का सारा, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं लॉजिक। बिकॉज प्रोग्रामिंग का जो सारा काम है लॉजिक डेवलप करना। लॉजिक डेवलप करने की ज़रूरत क्यों है, बिकॉज विदाउट लॉजिक हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो लॉजिक भी हमारे पास क्या है, जो लॉजिक का मतलब होता है कि कोई आइडिया, कोई ट्रिक या कोई कॉन्सेप्ट जिससे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसी को बोलते हैं लॉजिक। कई बार हम बोलते हैं कि अरे तेरे पास लॉजिक है कि नहीं कोई। तो लॉजिक का मतलब कोई एक सिस्टमेटिक तरीका आपके पास होगा, कोई आइडिया होगा, कोई ट्रिक होगा, कोई कॉन्सेप्ट होगा जिससे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। तो वही हाल प्रोग्रामिंग का भी है। प्रोग्रामिंग को चाहिए एक लॉजिक, जिससे प्रोग्रामिंग करने के बाद हम उस लॉजिक के थ्रू प्रोग्रामिंग करेंगे, और प्रोग्रामिंग से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे जो बेसिक लॉजिक आता है कि क्या कोई फार्मूला है, फार्मूला मैं लगाऊं और रिजल्ट आ जाए, मेरा काम हो जाए।
तो जो बिल्कुल जो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है वो सिंपल लॉजिक या जिसको बोलते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक से ही की जाती है। तो सीक्वेंशियल लॉजिक में बच्चों, अगर मैं स्टार्टिंग के प्रोग्राम आपको बताऊं तो फार्मूले बेस्ड प्रोग्राम जो होते हैं वो सारे के सारे इस लॉजिक में आते हैं। मीन्स आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फार्मूला पता था और फार्मूले को आपने प्रोग्राम में पाइथन के एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया और उसको इनपुट दे दिया और उसका रिजल्ट प्रिंट करा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो बिल्कुल वो जो तरीका है सॉल्व करने का उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक। वी यूज़ अ सर्टेन फार्मूला फॉर इट। जैसे अब मुझे अभी सिलेंडर या कोन का वॉल्यूम निकालना है तो ऑलरेडी हमारे पास मैथ में एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हम पाइथन के फार्मूले के फॉर्म में लिख देंगे और उसके बाद उसको इनपुट देंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट कर लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सीक्वेंशियल लॉजिक का। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ मैंने क्लास में बताया भी था कि जब भी आप कोई मैथ का फॉर्मूला पाइथन में लिखते हो तो ध्यान रखना है, कोई भी मैथ का फॉर्मूला अगर आप पाइथन में लिखते हो तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं अभी पहले समझा देता हूँ, फिर प्रोग्राम में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। जैसे अभी यहाँ पे कह रहा है कि प्रोग्राम बनाओ किसका, वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए, सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम। तो अगर सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो मैथ, सिलेंडर का वॉल्यूम जो आप मैथ में सॉल्व करते हो तो इन मैथ्स में क्या करते हो आप, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो आप लिखते हो पाई आर स्क्वायर एच और आपका वी होता है और आर और एच की वैल्यू पास करते हो और पाई की वैल्यू आप पुट करते हो और फिर सोल्यूशन आ जाता है। लेकिन आपको पाइथन में इसको कैसे लिखना है वो ध्यान रखना है। डायरेक्टली आप इसको नहीं कर सकते। अभी कई सारे बच्चों ने साइकिल 2 में मैंने उसका फार्मूला दिया था, मीटर वगैरह का फार्मूला था, मीटर सेंटीमीटर का, तो उसको एज इट इज़ उन्होंने वही स्क्वायर करके लिखा। तो वो तरीका बिल्कुल ही गलत है। पाइथन में जब भी कोई फार्मूला मैथ वाला लिखा जाएगा तो पहले उसको पाइथन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट करूँगा, इसको मैं कैसे पाइथन में लिखूँगा, तो मैं क्योंकि पाई यहाँ पे डिफाइंड नहीं है तो मैं मैथ वाले मॉड्यूल को मैं की हेल्प लूँगा। मैं लिखूँगा मैथ डॉट पी आई, तो इससे मुझे मैथ मॉड्यूल से पाई की वैल्यू मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैथ मॉड्यूल को इसलिए इंपोर्ट भी किया गया है, तो उसकी हेल्प ले रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, जो ऑपरेटर है उसको आप लिखेंगे, मीन्स एस्ट्रिक बनाएंगे, और या तो आप आर इंटू आर लिख दो, 2 बार आर की मल्टीप्लाई है तो कोई दिक्कत नहीं, और इंटू एच लिख देना है और फिर साथ में इसको असाइन कर देना है एक वेरिएबल बी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, मैं इसी एक्सप्रेशन को मैथ के और भी फंक्शन यूज कर सकता हूँ, लाइब्रेरी वाले मॉड्यूल हमने लगा ही रखा है तो हम उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। मैथ डॉट पाई तो हमने यूज़ कर लिया। अब पी ओ डब्ल्यू नाम का भी एक फंक्शन है जो एक्स टू द पावर वाई निकालता है। तो पी ओ डब्ल्यू आर कॉमा आप 2 लिखोगे और फिर पैरेंथेसिस को क्लोज करोगे, बिकॉज फंक्शन है तो जब भी फंक्शन दिखता है तो पैरेंथेसिस दिखते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप वी को दे दोगे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आपने एक्सपोनेंट वाला ऑपरेटर सीखा है तो आप उसको भी लगा सकते हो। मैथ डॉट पी आई तो हमने पाई के लिए लगा दिया। आपने एक्सपोनेंट का ऑपरेटर सीखा हुआ है तो आपने आर और एक्सपोनेंट और यहाँ पे 2 कर दिया और फिर मल्टीप्लाई है। तो चूँकि आपको आपको पता ही है कि पाइथन जो प्रायोरिटी लेता है पहले एक्सपोनेंट की लेता है, तो पहले ये एक्सपोनेंट वो निकाल लेगा तब जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो ये 3 तरीके हैं। मीन्स आपको डायरेक्टली ये लिखना ही नहीं है, अगर आप पेपर में भी लिख रहे हो तो ये लिखना ही नहीं है, आपको सीधे पहले उसको पाइथन के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन यूज़ दैट एक्सप्रेशन इन योर प्रोग्राम। तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या किया गया। तो प्रोग्राम है क्या, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो निकालना है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम या कोन के वॉल्यूम के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, रेडियस और हाइट। तो यहाँ से आपको अननोन समझ में आ जाएगा फार्मूले से। तो आपको नोन क्या है, जो आपको इनपुट देने हैं वो आर और एच है। तो रेडियस पास कर दी और हाइट पास कर दी।
यहाँ आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं, इनपुट के आगे मैंने इवल इसलिए लगा रखा है कि हम टेक्स्ट को क्या करेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करके आर को दे देंगे। यहाँ भी वही हाल है, हाइट जो हम पास करेंगे, हाइट की वैल्यू को पास करके फिर एच को दे देंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, मैथ डॉट पी आई, उसी तरह कोन के वॉल्यूम के लिए अगर मैं नॉर्मल मैथ करता तो मैं लिखता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये मैथ वाला है, तो मैथ वाला आपका पाइथन में नहीं चलेगा। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो आप लिखोगे, आप यहाँ लिख सकते हो 1/3 को आप 1/3 ऐसे नहीं लिखेंगे, आप जैसे आपने लिखा है 1/3 ऐसे लिख लेंगे। और चूँकि फिर मल्टीप्लाई है तो मैं लिखूँगा मैथ डॉट पी आई, और फिर मैं लिखूँगा, मैं इन तीनों में से कोई भी एक r⁻² का पैटर्न लिख सकता हूँ। तो इसको भी आप 3 तरीके से ऐसे कर सकते हो। अभी मैं r×r लिख दे रहा हूँ, r×r×h। तो ये तरीका आप यहाँ फॉलो कर सकते हो, या होल पहले आपने ये बना लिया और होल की डिवाइड 3 भी कर ली, ये भी जो यहाँ पे किया गया है। तो ये है कि कहीं से भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट डिस्टर्ब ना हो, आपको ध्यान रखना। एक तरीका ये है, एक तरीका ये आपने यहाँ लिखा, पहले मल्टीप्लाई कर लिया सारा, बिकॉज 1 की मल्टीप्लाई है तो एक्सप्रेशन के रिजल्ट पर कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, और अपॉन 3 कर दिया। तो ये एक तरीका है, आपने वॉल्यूम निकाला। उसी तरह से यहाँ पे ये आपका दूसरा तरीका था, 1/3 आपने लिखा, उसी को मैंने यहाँ पे 2 तरीके से लिखे हुए हैं। सेम चीज़ यहाँ भी निकल रही है, कोन का वॉल्यूम ये भी है, कोन का वॉल्यूम ये भी है। सिलेंडर का वॉल्यूम के लिए मैंने यहाँ भी समझा रखा है, इन्हीं में से मैंने एक मेथड यहाँ पे यूज़ कर रखा है। तो ये पूरी चीज़ें आपको समझनी है किसी भी फॉर्मूले को लगाने से पहले। आई होप फार्मूले वाले सारे क्वेश्चन आप समझ लो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। आगे बस देखता जाता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। तो ये फार्मूले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ध्यान रखना है। अभी जो एग्ज़ाम में मिस्टेक हुई थी, एग्ज़ाम में मिस्टेक क्या थी मैं एक बार अभी बता देता हूँ। क्लास में मैंने कराया था फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट के लिए हमने यहाँ पे बताया था, और तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला आप जब कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप 9/5 इंटू C+32, तो ये तो हमने क्लास में किया था, और एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ये क्या करेगा, ये डिग्री सेल्सियस से बनाएगा फ़ारेनहाइट, और एग्ज़ाम में पूछा गया था कि फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस बनाओ। तो बच्चों ने बिल्कुल ये जो क्लास वाला है ये क्वेश्चन जाके वहाँ आंसर कर दिया। आप क्वेश्चन को ध्यान से, इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो, समझना है कि पूछा क्या है, कन्वर्ट क्या करना है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ जो हमारा ये फार्मूला है ये क्या करेगा, डिग्री सेल्सियस में इसको इनपुट चाहिए, और जो इसका प्रिंट है वो फ़ारेनहाइट में होगा। तो पहले मैं इस फार्मूले को क्या करूँगा, अगर मुझे अपोजिट की रिक्वायरमेंट है, मतलब मुझे फ़ारेनहाइट इनपुट कराना है और डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो मैं LHS को पहले शिफ्ट कर लूँगा, F-32, और फिर 9/, जैसा आप सिंपल मैथ में करते हो, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि फार्मूला कुछ और था और आपने उल्टा फार्मूला वहाँ लगा दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये सिंप्लीफाई जब होगा तो C की वैल्यू आ जाएगी 5, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई F-32, और फिर होल का डिवाइड, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, और उसके बाद आप होल का डिवाइड कर दोगे 9 के साथ। तो ये ऐसे आपको लिखना है। तो अब ये फार्मूला क्या कर रहा है, दिस फार्मूला विल इवेलुएट या कन्वर्ट टेम्परेचर गिवन इन फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। ये फार्मूला लगाना है, ना कि जो फार्मूला हमने उल्टा सीखा हुआ। तो ये फार्मूला हमने किस लिए सीखा था, सेल्सियस में इनपुट होगा, प्रिंट आएगा फ़ारेनहाइट में, यहाँ फ़ारेनहाइट में इनपुट होगा, प्रिंट आएगा सेल्सियस। तो चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी। ठीक है, यहाँ तक सिंपल लॉजिक हमने समझ लिया। अब मैं
पहले थोड़ा सा सैम्पल पेपर दिखा देता हूँ, उसके बाद से एक आध इफ़ एल्स के टॉपिक ले लेंगे। तो सैम्पल पेपर एक बार मैं गो थ्रू होता हूँ, ये मैं अभी शेयर भी कर दूँगा, इसको देखते हैं सैम्पल पेपर को। सैम्पल पेपर का जो पैटर्न है, ये लास्ट ईयर का मॉर्निंग शिफ्ट का है पेपर। तो आप देख रहे हो 3 आवर्स का है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन होंगे, अभी वो पूछ भी रहा था हमें। तो 35 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 सेक्शन होंगे, ए से लेके ई तक, और 1 से 18 जो है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा सेक्शन ए। फिर जो सेक्शन बी है वो 19 क्वेश्चन नंबर से लेके 25 क्वेश्चन नंबर तक 2 मार्क्स के रहेंगे, 26 से लेके 30 तक 3 मार्क्स के रहेंगे, और सेक्शन डी जो है वो 31 से लेके 32 तक 2 क्वेश्चन रहेंगे और 4 मार्क्स के रहेंगे। और जो लास्ट सेक्शन है उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, वो होंगे 33 से लेके 35 क्वेश्चन नंबर तक, और हर एक का जो क्वेश्चन का वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। उसी तरह अगर इसको देखते जाएं तो क्या है, पहले सेक्शन में 18 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 18 में क्या क्या है, तो 18 में अगर देखें सारे एमसीक्यू यहाँ पे दिख रहे हैं। एमसीक्यू आपको यहाँ मिल रहे हैं पूरे के पूरे 16 + 2, 18 तो आपके एमसीक्यू मिल रहे हैं जो पिछली बार का पैटर्न है। बाकी फिर मीन्स आपके 18 के अराउंड एमसीक्यू हो गए। अब 2 मार्क्स वाले सेक्शन बी वाले क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स में, तो इसमें कुछ आउटपुट वाले हैं, कुछ लिखने वाले हैं। जैसे यहाँ कल जो मैंने समझाया था लिटरल्स, तो लिटरल्स कोई नया नाम तो है नहीं, लिटरल्स का नाम ही होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को ही लिटरल्स बोलते हैं, इसलिए मैंने दोनों नाम एक साथ लिखवाए हैं, कांस्टेंट ऑब्लिक लिटरल्स। कल को आइडेंटिफायर आ जाएगा तो कोई नई चीज़ नहीं, आइडेंटिफायर इज़ अ वेरिएबल, तो ध्यान रखना है आप। अब देखो यहाँ पूछ दिया है कि बताओ रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, कोई 2 रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताओ। तो अभी जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किया वही आपको लिखना है इसमें एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ इफ एल्स के हैं, ये हमने कल समझाया था क्वेश्चन कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ भी देखो एक्सपोनेंट आया हुआ है, तो एक्सपोनेंट को पहले सॉल्व कर लेंगे, बाकी फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, और मल्टीप्लाई के बाद फिर कन्फ्यूजन हो रही है कि प्लस करूँ कि माइनस, तो पहले माइनस से शुरू करो लेफ़्ट टू राइट। और उससे ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले देखो कोई ब्रैकेट तो नहीं, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जा रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर का सारा काम हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, उसके बाद पहले एक्सपोनेंट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद से यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट में तो माइनस करके फिर प्लस कर लेंगे, और फिर तब जाके उसमें 7 को ऐड करेंगे। तो इस तरह से चीज़ें आपको दिखेंगी। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कुछ आउटपुट वाले भी हैं, कुछ इफ एल्स वाले प्रोग्राम हो सकते हैं, कुछ कन्वर्जन आप देख रहे हो बाइनरी से डेसिमल वगैरह ये किया था। कुछ आउटपुट वाले क्वेश्चन है, फॉर वाइल कल मैं डिस्कस कर लूँगा ताकि आउटपुट वगैरह निकालने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब देखो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट वाला भी जो मैं टॉपिक समझाया है, ए में हेलो है, बी में वर्ल्ड है, और सी में 3 है। तो तीनों दिख रहे हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, टेक्स्ट हैं। तो टेक्स्ट को जब प्लस करते हैं तो अभी साइकिल 2 में भी था 5 + 5 जो हमने कल डिस्कस भी किया था उसमें रिजल्ट में, तो 5 + 5 क्या आ रहा था अगर टेक्स्ट है तो 55 आ रहा था। तो यहाँ भी जब मैं ए + बी करूँगा तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, ए + सी करूँगा तो हेलो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके तो बी वर्ल्ड है, और बी में यहाँ पे जब कन्वर्जन होता है कन्वर्ट करेंगे 3, तो इंटीजर स्ट्रिंग का प्लस हम उसके साथ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट का जो है वो इशू आएगा, कॉन्कैटिनेशन नहीं होगा बिकॉज हम स्ट्रिंग के साथ इंटीजर कर रहे हैं। बाकी तो आपको बताया था कि असेंबलर कंपाइलर लिखने की इसी तरह से क्वेश्चन है, तो पेपर अभी मैं शेयर भी करूँगा, तो आप देख लेंगे। तो दिस वाज द पैटर्न जो हम यहाँ पे जानना चाह रहे थे। आउटपुट के क्वेश्चन है सारे, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है, तो पूरा का पूरा लेंदी पेपर होता है, तो आपको अपनी स्पीड भी रखनी है और क्वेश्चन को गलत भी नहीं करना है और चीज़ें अच्छे से करनी है। थोड़ा सा अभी इफ एल्स स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी फिर हम कल करेंगे। वापस चलते हैं उस पर। अभी हमने जो लॉजिक समझा था वो समझा था फार्मूला बेस्ड प्रोग्राम कैसे बनाएंगे पाइथन में। कोई भी फार्मूला है तो फार्मूले को पहले, मैथ का फार्मूला अगर आपको याद आ रहा है तो पहले उसको आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे पाइथन एक्सप्रेशन के फॉर्म में, फिर डिसाइड करोगे कि कितने इनपुट कराने हैं और कितने आउटपुट होने हैं। तो आउटपुट का मतलब प्रिंट किसका होगा, और इनपुट का मतलब है इनपुट में
किस किस चीज़ को इनपुट कराएंगे। अब जो दूसरा लॉजिक है जो लॉजिक बिल्डिंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है, वो है कंडीशन बेस्ड लॉजिक। कंडीशन बेस्ड लॉजिक जो होते हैं उनको बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करना। उसी से हमारा कंडीशनल लॉजिक इम्प्लीमेंट होता है और हम डिसीजन ले पाते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। इसके लिए पाइथन में क्या फैसिलिटीज़ हैं, इसमें आप सिंपल इफ एल्स यूज़ करोगे, नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करोगे, या एल्स इफ लैडर आप यूज़ करोगे। तो सबसे पहले हम सिंपल इफ एल्स समझेंगे। सिंपल इफ एल्स में सबसे पहले हम सब कुछ स्मॉल लेटर में है, ध्यान रखना है। एल्गो में आप एल्गोरिदम लिख रहे हो तो आप कैपिटल स्मॉल चाहे जैसे भी लिख दो, लेकिन पाइथन में जब आप इसको लिख रहे हो तो आपको इफ़ को स्मॉल में लिखना है, फिर कंडीशन लिखनी है। कंडीशन को आप चाहो तो पैरेंथेसिस के अंदर लिख दो या नॉर्मल लिखो, फिर आप कोलन लगाते हो। कोलन के साथ ही ये सारी जो लाइनें हैं वो इफ़ की ब्लॉक की लाइनें हैं, और आपको यहाँ पे गैप भी दिख रहा होगा तो इसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन। या आप ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ अंदर की लाइनें लिख रहे हो तो आप हर एक लाइन को स्टार्ट करने से पहले आप 4 का स्पेस दे के इसको लिखते जाते हो। तो इफ़, और इफ़ का मतलब है कोई कंडीशन हम चेक करना चाह रहे हैं, वो कंडीशन अगर फेल होती है तो हम जाते हैं एल्स पे। मीन्स अगर कंडीशन ये ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक ही चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो स्किप की जाती है। अगर ये फेल हो गया तो ये पूरा का पूरा चलता है, ये ब्लॉक आपका स्किप हो जाता है। तो ये है सिंपल इफ इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका। अब जैसे ये वाला हमने कोड किया भी था, अभी एग्ज़ाम में भी आया था और साइकिल वन में इसकी एल्गोरिदम भी आई थी। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें चेक करना है कि नंबर इवन है कि ऑड। पहले तो नंबर हमें चाहिए कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से नंबर हमें चाहिए, क्योंकि इवन ऑड हम फ्रैक्शनल नंबर का निकालते नहीं है। तो बिल्कुल क्लियरिटी मिल रही है कि इंटीजर नंबर ही होगा, तो हमने इनपुट के आगे INT लगा दिया। अगर आपको ईवैल लगाना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ईवैल, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें इंटीजर ही एंटर करना है, बिकॉज इंटीजर नंबर का ही इवन ऑड आप निकालते हैं। अब इवन ऑड के जो लॉजिक में कई बार कन्फ्यूजन क्या आती है कि n/2 कर देता हूँ और इफ़ में डाल दूँगा, क्या ये चेक कर पाएगा? तो वो सब चीज़ें हैं, क्लियर कर लें। क्या मैं ऐसा कुछ लिख दूँ, फ्लोर डिवीज़न 2 कर दूँ तो चेक कर पाएगा? तो इसको भी हम देख लेते हैं। सपोज मैंने कोई नंबर दिया 7, तो 7/2 करूँगा तो पॉइंट में वैल्यू कुछ आएगी, बिकॉज हमने ऑपरेशन इसका सीखा हुआ है। तो 3.5 वैल्यू आएगी। तो इससे हम कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि क्या आया क्या नहीं। यहाँ भी जब मैं फ्लोर डिवीज़न करूँगा तो चूँकि पॉइंट वाली वैल्यू ये स्किप कर देता है, तो वो केवल 3 दे देगा। इससे भी हम कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम ये डिसाइड कर लें कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है 2 से, तो 2 से पूरे पूरे डिवाइड होने की पहचान क्या है कि मॉड या रिमाइंडर जो है 2 से डिवाइड करने पे 0 आता है। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन मैच हो रही है तो इट मीन्स नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 विदाउट एनी रिमाइंडर। तो ये वही पहचान यहाँ पे रखी गई कि अगर n का मॉड 2 से करूँगा और वो 0 के बराबर आता है, मतलब n को 2 पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। उसी को हम मैच करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये ऑपरेटर भी लगा रखा है, इसका नाम क्या था, इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ काम आ गया। ये कौन सा ऑपरेटर है, ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है। दोनों ऑपरेटर आपस में रोल प्ले कर रहे हैं, तब जाके हम एक डिसीजन ले पा रहे हैं जिसमें हमारी इफ़ जो है कीवर्ड हेल्प कर रहा है। तो पूरा का पूरा आपका कोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो हमने ये वाला प्रीफर क्यों किया, बिकॉज यहाँ से हमें कंडीशन मैच कराने में हेल्प मिल रही है कि रिमाइंडर 0 आया है क्या। 0 आने का मतलब है नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो क्या मैसेज डाल दो, प्रिंट कर दो नंबर इज इवन। अगर ये नहीं हुआ होता है समहाउ, सपोज हमने कोई ऑड नंबर पास कर दिया यहाँ से, तो वो नहीं हो पाएगा, तो उसका मॉड आएगा 1, मॉड का रिजल्ट, तो वो कभी 0 के बराबर तो होगा नहीं। तो ये वाली जो लाइन है वो चलेगी नहीं, फिर क्या चलेगा, उस इफ़ का एल्स चलता है और फिर ये वाला मैसेज। तो इस तरह से आप डिसीजन वाले जो लॉजिक हैं, बेसिक लॉजिक जिसमें
एक कंडीशन चेक करनी है, उसके ट्रू होने पे क्या होगा, उसके फेल होने पे क्या होगा, तो इफ और एल्स आप यहाँ पे लगा दोगे। अब इसके बाद से कई बार हमें पास कंडीशन बहुत ज़्यादा है। उसी तरह लीप ईयर का प्रोग्राम था, इसको भी हमने समझाया था क्लास में लास्ट, जब एग्ज़ाम अभी शुरू होने वाले तो हमने इसको समझाया था, साइकिल 1 से पहले इसको समझाया था। तो उसमें कोई ईयर है, उसको लीप ईयर चेक करना है, तो लीप ईयर चेक करने के लिए हमें सेंचुरी ईयर्स भी कवर करने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लॉजिक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर कोई नॉर्मल ईयर है, अगर जिसमें हम सेंचुरी ईयर की बात नहीं करते हैं, तो सीधे हम मॉड 4 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लेकिन क्योंकि हमें सारी चीज़ें लेके चलनी है, सेंचुरी ईयर को भी चेक कर पाया, तो हमने इसलिए लॉजिक हमारा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। ईयर अगर 400 से डिवाइड हो रहा है, अब मॉड आपने समझ लिया तो यहाँ बिल्कुल समझ में आएगा कि ये लाइन क्या कह रही है। तो अगर जो ईयर आपने इनपुट कराया है वो अगर 400 से मॉड करने पे पूरा का पूरा डिवाइड हो, या का मतलब और है, और जब समझाया था तो आपको बताया था कि और का मतलब होता है कि और के साथ अगर पहली कंडीशन और के साथ दूसरी कंडीशन, दोनों में से अगर कोई भी ट्रू होती है, दोनों में से कोई भी ट्रू होती है तो इफ़ ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। तो जो भी ईयर आप इनपुट कर रहे हो, अगर वो 400 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो और को क्या मिला, यहीं से 1 मिल गया, तो इधर तो उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो तुरंत इफ़ को ट्रू करेगा, बोलेगा कि ईयर इज़ लीप ईयर। तो सारे जो ईयर ऐसे हैं जो 400 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो लीप ईयर होते हैं। अब आते हैं दूसरे केस पे। क्या, सपोज ऐसा ईयर पास कर दिया है जो 400 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, मतलब उसका मॉड का जो रिजल्ट है वो 0 नहीं आ रहा है, तो ईयर को चेक कर रहे हैं क्या वो 4 से मॉड करने पे 0 आ रहा है। अब यहाँ पे लगा है एंड, एंड क्या करेगा, एंड तभी पूरी कंडीशन को ट्रू कराएगा जब लेफ्ट साइड भी ट्रू मिले और राइट साइड भी ट्रू मिले। तो अगर ये कंडीशन यहीं फेल हो जाती है तो एंड इसको चेक करता ही नहीं, बिकॉज एंड को पता है कि अगर लेफ्ट साइड की कंडीशन फेल है, फॉल्स है, तो राइट का तो कोई मतलब हुआ नहीं, तो ये क्या कर देगा, इस पूरे रिजल्ट को ये कर देगा फॉल्स। तो ये आप ध्यान रखना है इसमें। तो कैसे काम कर रहा है, बिल्कुल जो हमने एंड और समझे हैं उसी तरह से काम कर रहा है। सपोज ये ट्रू हो गया, तो ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, तब जाके इस पूरे का रिजल्ट ट्रू आएगा, और ट्रू आएगा तो अगर ये फेल भी है तो और के साथ अगर एक ट्रू मिल गया है राइट साइड वाला ये पूरा का पूरा, तो वो ईयर को लीप ईयर चेक कर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर ईयर को हम चेक कर रहे हैं, 4 से मॉड करके 0 आ रहा है और 100 से मॉड करने पे 0 नहीं आ रहा है, तो वो लीप ईयर हो सकता है। और इन तीनों में से कोई भी केसेस, जो दोनों केसेस हैं उससे कोई मैच नहीं कर रहा है, तो वो ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं है। तो ये सब लॉजिक इसमें ऐड किए गए हैं, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। इसको भी देख लेते हैं, फिर बाकी हम आगे का डिस्कशन करेंगे, एक आध प्रोग्राम और इसके लेंगे हम। दूसरा जो है, कई बार कंडीशन मल्टीपल कंडीशन हमें मिलती है, सिंगल कंडीशन से हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हमें बहुत सारी कंडीशन ऐड करनी होती हैं। तो वहाँ पे आते हैं नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक। कहने का मतलब है इफ़ तो था ही, कंडीशन के अंदर कोई कंडीशन आ गई है तो हमने एक अंदर और इफ़ लगा दिया, उसका एक पेयर एल्स का बना दिया। एल्स जो फेल की कंडीशन थी उसके अंदर भी कोई कंडीशन है तो हमने एक और इफ एल्स का पेयर उस एल्स के ब्लॉक के अंदर यूज़ कर लिया, उसको बोलते हैं नेस्टिंग। नेस्टिंग का मतलब है इट कंटेन्स मल्टीपल सेट ऑफ इफ़ और सिंपल इफ एल्स ब्लॉक। अकेला इफ़ आ सकता है, ठीक है, और बाकी इफ एल्स आपके पेयर में भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो अगर ये वाला देखूँ मैं, तो एक इफ आया, उसके अंदर एक और कंडीशन, उसके अंदर एक और कंडीशन, उसके ट्रू होने पे ये चलेगा, अदरवाइज अगर ये फेल हो रहा है तो ये चलेगा। इसमें चीज़ें कैसे चलती हैं, सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तब जाके इसके पास जाएगा, अगर ये कंडीशन यहीं फेल हो रही है तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक स्किप हो जाएगा, एल्स को चेक करेगा, एल्स में अगर ये पहली कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसको चलाएगा और इसको छोड़ देगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई और फिर दूसरे इफ़ पे जाएगा,
जैसे इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो इस ब्लॉक को ये पूरा का पूरा छोड़ देगा, दूसरे इफ़ पे जाएगा, दूसरे इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये लाइन चला देगा और ये लाइन को छोड़ देगा। ये अगर ये कंडीशन फेल होती है, दूसरे नंबर वाले जो इफ़ की कंडीशन अगर फेल होती है तो ये लाइन जो है पूरी की तरह स्किप हो जाएगी, इस लाइन को ये चला देगा। इसी तरह से अगर मल्टीपल कंडीशंस आती हैं तो हमारा लॉजिक है इस हिसाब से आगे बिल्ड होता है, और वहाँ फिर हमें इफ़ के अंदर इफ़ लगाने पड़ते हैं, एल्स के अंदर इफ़ लगाने पड़ते हैं, या पूरा एक पेयर होता है इफ़ एल्स का, उसको भी यूज़ करना है। जो हमने एल्गोरिदम समझा था तो उस समय मैंने ये वाला एक एल्गोरिदम बताया था, उसी का एक पाइथन कोड है। जिन्होंने एल्गोरिदम अच्छे से समझी हुई है तो इनको ये बिल्कुल समझ में आएगा कि इसमें चल क्या रहा है। तो ये था, ये है प्रोग्राम। 3 नंबर आपको इनपुट कराने हैं, उसमें से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, उसी का ये प्रोग्राम है। तो हमने नंबर, हमारे पास इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, तो हमने फ्लोट लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि इंटीजर नहीं लेगा, फ्लोट का मतलब वो इंटीजर को .00 करके पास कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ई वैल भी लगा सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 नंबर हैं, ए बी और सी। तो तीनों में जब मैं बड़ा फाइंड करना होता है तो यहाँ पे जो लॉजिक यूज किए गए हैं, तो यहाँ नेस्टेड इफ एल्स लगाया गया। तो आपको साफ दिख रहा है कि इफ़ के अंदर इफ़ लगे हुए हैं, एल्स के अंदर इफ़ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो लॉजिक डेवलप किया गया है उसका जो तरीका है वो आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले ए को कंपेयर करा गया है बी से। तो ए को कंपेयर कराने के बाद जब जो रिजल्ट आया है वो हो सकता है कि ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। तो अगर ए बी से बड़ा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए को सी से भी चेक कर रहा हूँ। अगर ए सी से बड़ा है तो ए इज़ ग्रेटेस्ट। हो सकता है कि ये कंडीशन जो है फेल हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सी इज़ ग्रेटेस्ट। तो जहाँ जहाँ कंपैरिजन है वहाँ इफ़ लगे हुए हैं, ये इफ़ है, यहाँ भी इफ़ लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इफ़ लगा हुआ है, इफ़ लगा हुआ है। तो अगर, और जहाँ फेल्योर की कंडीशन लिखी हुई है एल्स, तो ये एल्स लगा रखा है। हो सकता है कि ये कंडीशन फेल हो, तो कंपैरिजन का रिजल्ट यहाँ फेल हो रहा है, तो सी इज़ ग्रेटेस्ट यहाँ पे इसका रिजल्ट। उसी तरह अभी हम ट्रू के लिए इधर गए, हो सकता है कि आउटर इफ़ ही जो है वो फॉल्स हो, आउटर वाला इफ़ ही फॉल्स हो तो उसका हम एक एल्स नीचे इसलिए बना रखा है ये वाला। हो सकता है कि ए जो है ग्रेटर देन बी पे, ए ग्रेटर देन बी नहीं निकला हो, तो इसका मतलब बी बड़ा है। एल्स पे आ रहे हैं, इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी नहीं हुआ है, तो कौन बड़ा हुआ है, बी बड़ा हुआ है। तो फिर हम यहाँ पे एक और अंदर इफ़ लगा रहे हैं और बी को चेक कर रहे हैं, क्या बी सी से भी बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा है तो बी सबसे बड़ा है, नहीं तो सी सबसे बड़ा है। तो इस तरह के लॉजिक जो हैं वो नेस्टेड इफ एल्स से बनते हैं, और इसकी हमने एल्गोरिदम भी डिस्कस करी हुई है। बाकी हमने इसको पाइथन में कैसे बनाना है इसको आप ध्यान से देख सकते हो। बाकी इसके बाद का जो डिस्कशन है वो मैं कल करूँगा। लूप वगैरह देख लेंगे, फॉर लूप के कुछ प्रोग्राम, वाइल के, और कुछ और जो इफ एल्स के लैडर वगैरह के प्रोग्राम है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।